आज हम शुरुआत करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट। ये है 2025 में सितंबर में होने वाले पेपर का है। इसमें हम रिवीजन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन को हमने लिए हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न देख रहे हैं कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था, तो कहाँ था? कलकत्ता, दिल्ली, सैन फ्रांसिस्को या लाहौर? देखिए, पहले बात कर लेते हैं हम इसका मुख्यालय कहाँ था गदर पार्टी की। ठीक है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जैसे कि दिया हुआ है 1913 में इसका गठन हुआ और ये हुआ सैन फ्रांसिस्को में। इसका जो मुख्यालय था ये था सैन फ्रांसिस्को, मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। चलिए इसके बारे में और बता दें आपको कि इसका जो स्थापना था वो लाला हरदयाल ने किया था। इसका जो स्थापना था वो लाला हरदयाल ने किया था। इसका उद्देश्य भी अगर पूछा जाए कि भैया इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराना, भारत को मुक्त कराना। ठीक, और साथ ही में इसी समय पत्रिका एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी जिसका नाम गदर पार्टी के नाम पर ही था, यानी कि गदर पत्रिका थी। उस समय गदर पत्रिका प्रकाशित हुई थी। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें जो तो हमारा दूसरा प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी पिछले साल आया हुआ है, ये पीईटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाही, बागान श्रमिकों, किसानों या जमींदारों? तो देखिए, ये हुआ था सिपाही के द्वारा। चलिए 1857 की क्रांति के बारे में हम आपको और बताते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके बारे में देखिए क्या था। पहले तो ये सिपाहियों द्वारा किया था, वो भी ब्रिटिश के शासन में जो सिपाही थे उन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक, इसका आंसर ये हो गया। दूसरा हम इसके बारे में आपको बता दें, ये जो शुरुआत हुई थी ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी। ठीक, इसे 1857 की क्रांति इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर है? भारत के किस स्थान पर? चलिए, दुर्गापुर यानी कि पश्चिम बंगाल में, चित्तौड़ यानी कि राजस्थान में, कोच्चि यानी कि केरल में, कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि में। कोच्चि में था। चलिए वास्को डिगामा के बारे में बताते हैं कि भैया इनके बारे में भी जान लेते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको जानना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, पहले तो ये जानिए कि वास्को डिगामा जो था यह एक पुर्तगाली यात्री था। यह एक पुर्तगाली यात्री था। इसके बारे में और जानकारी आपको बता दें तो यह 17 मई 1498 ईस्वी 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से भारत आया था। समुद्री मार्ग से भारत आया था। और भारत कहाँ आया था? तो कालीकट, सॉरी, यह आया था कालीकट में, कालीकट पर। ठीक, और इसके बारे में बता दें आपको, देखिए यह 1502 ईस्वी में दूसरी बार आया था भारत, दूसरी बार आया था। और ये फिर तीसरी बार भी आया था 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में तीसरी बार आया था, यह भारत आया था। ठीक है, और यह कहाँ आया था? तीसरी बार इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका मकबरा कोच्चि के केरल में वहीं दफना दिया गया था इसको। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज। चलिए देखिए, इसका भी हम बता दे रहे हैं कि इसका क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं हम
सॉरी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग जानेंगे कि भैया किसने किया। ठीक है। तो ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय ने किया था। हम इसको यहाँ से लिख दे रहे हैं, ये यहाँ से। ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राजा राम मोहन राय ने किया था। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी इसका पूछ सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। राजा राम मोहन ने 1828 में किया था। ठीक है। अब आती है रामकृष्ण मिशन। तो ये सब जानते हैं, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने किया था। और इसकी स्थापना जो है वो होती है 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में। देखिए, अब आता है हमारा आर्य समाज। आर्य समाज भी, आर्य समाज तो काफ़ी बार पूछा भी गया है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका करते हैं हमारे दयानंद सरस्वती। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1875 ईस्वी में। ये सन याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया पेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला है कि सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज का जो है हमारे करते हैं ज्योतिबा फुले। इन्होंने 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इसमें ये ऑप्शन नहीं है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा है कि भारत के शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रमानुसार, जितने भी शासन है इनका क्रमानुसार लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कौन जो है कब किया। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे इल्तुतमिश। इसमें सबसे पहले आएंगे हमारे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है वो है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेकर 1316 तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे शेरशाह सूरी जो है यह 1540 से लेकर 1555 तक रहता है। 1540 से लेकर 1555 तक रहता है। शेरशाह सूरी हुमायूं को युद्ध में हराकर आया था। उसके बाद है हमारा अकबर। जो अकबर है वो 1542 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहता है। शेरशाह के बारे में बता दें, इसी ने जीटी रोड बनाया था। और इसका मकबरा जो है वो बिहार के सासाराम में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्किल इंडिया प्रोग्राम को केंद्र सरकार के किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी मिली है। तो ये है 2026 तक। केंद्र सरकार ने इसे 2026 तक जारी रखने की वो किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने कौन सा चंद्र मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में नासा ने कौन सा चंद्र मिशन लॉन्च किया है, तो आर्टिमस। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। आर्टिमस। प्रगति पथ योजना किस राज्य से शुरू की गई है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या झारखंड। तो यह कर्नाटक से शुरू की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहाँ किया था, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद या बेंगलुरु। इसका बेंगलुरु में किया गया था। अगला प्रश्न है, ये एक प्रश्न जो है करंट अफेयर की आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप खुद देख लीजिएगा खुद से।
चलिए हम अब आते हैं मैथ की ओर। अब हम मैथ देखेंगे, मैथ्स की ओर बढ़ेंगे। हमारा जैसे कि इसमें पहला प्रश्न है कि यदि ब्याज प्रतिवर्ष 10% की दर से संयोजित हो तो 14 वर्ष रुपए प्रतिवर्ष 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए इसको हम 10% दिया है तो परसेंट को अब इसमें बदलें तो 100 से भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/10, यानी कि ये हमारा मूलधन है, ये हमारा ब्याज है। तो 10 से 11 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार करेंगे 11, ये हुआ 100 और ये हुआ 121। इन दोनों का अंतर ही है ब्याज, इन दोनों का अंतर ब्याज है, जो कि दोनों का अंतर हुआ है हमारा 21। चलिए 100 का मान दिया है हमारा 1400, तो 1 का मान हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। तो 21 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, तो 21 गुणे 14 ये हो जाएगा 14 में को 14 चार से लेकर 14 दूना 28 1 29 294 यानी कि आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि तरुण ने 800 रुपये की वस्तु खरीदी फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए देखते हैं, इसमें दिया है हमारा सीपी जो दिया है वो 800 दिया है, एसपी जो दिया है वो 920 दिया है। तो इन दोनों का अंतर जो है वो 120 होता है। तो इन दोनों का अंतर देखिए 120 कैसे लाभ हुआ, कहाँ से हुआ, तो 800 से हुआ, 800 से 920 गया तो कहाँ से हुआ, 800 से हुआ। इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 15 अट्ठे 120, यानी कि 15% का इसे लाभ हुआ। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा परसेंटेज का है कि यदि 75% यानी कि 75 का मतलब गुणा x%, x/100 9 है, तो x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। देखते हैं, इसे काटेंगे 25 3 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9, यानी कि x का मान जो है वो 12 होगा, x का मान 12, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक। अगला प्रश्न है 3 संख्या जिनका अनुपात 2 3 4 उनके वर्गों का योग इतना दिया है, 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, ये औसत का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, संख्याएं हमारे मान लेते 2x है, 3x है और 4x है, और इसके वर्गों का योग यानी कि 4x² प्लस 9x² प्लस 16x² बराबर दिया है 2349। तो ये हो जाएगा 29x² बराबर 2349। इसे जब हम काटेंगे तो ये आएगा x² बराबर 81, और इसको हम अंडर रूट लगाएंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 9। अब ये पूछा है इनके वर्गों, इसका औसत पूछा है, ठीक है। इसके पहले संख्या निकाल लेते हैं यहाँ से, 2x यानी कि 2 गुणे 9 प्लस 3 गुणे 9 प्लस 4 गुणे 9, ये हो जाएगा 18 प्लस 27 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 8 6 14 14 7 21 के 1 हासिल 2 3 2 5 1 6 2 8 81/3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो 27 3 81, आंसर इसका 27 ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अखिल एक काम को 24 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसका ये बोल रहा है कि अखिल जो एक काम को 24 दिन में कर सकता है, श्याम एक काम को 12 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम लेंगे जो होगा 24, यानी कि 1 दिन में कर लेगा, और श्याम इसे इसकी जो क्षमता है वो 2 है, टोटल काम 3 होता है। अब दोनों साथ में मिलते हैं यानी कि अखिल प्लस श्याम मिलते हैं, यानी कि 2 + 1 टोटल काम 3 होती है, और 24 का करना है तो 24/3,
यानी कि 8 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। आंसर इसका 8 हो जाएगा। अगला है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसमें असंगत चुनिए, इसमें कौन सा, यहाँ से रीजनिंग की क्वेश्चन है। सारे प्रश्नों को हम लाए हैं आपके लिए। देखिए, ये है 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। ये देखने से लग रहा है कि 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 64 जो है वो 4 का क्यूब है, और 100 जो है ये किसी का क्यूब नहीं, स्क्वायर है 10 का, इसलिए इसमें से भिन्न हो जाएगा 100। 100 जो है सबसे अलग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी सम चुनना है कि 3 है, 13 है, 17 है, 23 है, 33 है और 67 है। इसमें विषम कौन सा होगा? देखिए ध्यान से, अगर इसमें देखेंगे तो इसमें देख रहा है कि 3 संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। ये सिर्फ 3 से कटेंगे और किसी से नहीं। 13 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 33 अभाज्य नहीं है। 11 गुणे 3, 3 गुणे 11, 3 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। 67 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि इसमें अभाज्य संख्या का लॉजिक लगा हुआ है। इसमें अभाज्य संख्या का लॉजिक लगा हुआ है, तो इसमें सबसे अलग जो हो जाएगा वो 33 हो जाएगा, क्योंकि यह एक विषम संख्या है। यह एक विषम संख्या है। सम संख्या एक होती है सम संख्या, जो कि 2 से कट जाती है। जो 2 से विभाजित हो वो सम संख्या है। जो 2 से विभाजित हो वो सम संख्या है। जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या है। 2 से विभाजित जैसे 2, 4, 8, 12, 16 इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें विषम चुनिए। इसमें बताइए कि कौन सा विषम है। देख लीजिए, 14 है, 85 है, 18, 107, 16, 97, 22, 133। तो इसमें देख रहे हैं कि 14 × 6 + 1 = 87, ये लॉजिक हुआ। 18 × 6 + 1, ये जो 18 6 108 और 109 हो जाएगा। ये मैच नहीं खाया अभी। आगे देखते हैं। 16 × 6 + 1, 16 6 96, 197 हो जाएगा, जो कि 96 + 1 97 हो जाएगा। और ये 22 × 6 + 1 = 133, यानी कि इसमें जो अलग है वो यही है, यही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रश्न है ये हमारा हिंदी के प्रश्न है, क्योंकि पेट में हिंदी भी आते हैं। देखिए हिंदी में है, गुप्त का विलोम क्या होगा। ये हिंदी में हमारा प्रश्न है कि गुप्त का विलोम क्या होगा। तो गुप्त का विलोम जो होगा वो होगा प्रकट। गुप्त का विलोम जो होगा वो होगा प्रकट। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को क्या कहते हैं, या उनके लिए एक शब्द। आस्तिक, भक्त, नास्तिक, श्रद्धावान। देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को, जो विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। विश्वास जो रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। और जो विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। उसे नास्तिक कहते हैं। थैंक्स।